Hello everyone, welcome back to Psychic Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good. Yes? Alright. So this is our fifth video for chapter 3, right? Okay. तो मैक्सिमम पार्ट जो है हम चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आप ये मान के चलिए वी आर इन द मिड ऑफ द चैप्टर. फाइन. तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लाइक गैस मॉडल हम बात करेंगे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल एंड आवर इम्यून सिस्टम बेसिकली. ठीक है, और दैट इज इट. बाकी कल से फिर हम कोपिंग शुरू कर देंगे चैप्टर में. कोपिंग के बाद फिर हमारा 2 दिन की क्लासेस और हैं, यानी कि कल और परसों की. तो विद इन दिस वीक विल बी कवरिंग दिस चैप्टर completely and then questions will be left that we'll be doing on Monday. ठीक है, एंड देन यस नेक्स्ट वीक से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ऑल राइट, ठीक है, शुरू करें फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना? क्योंकि जितना टाइम कम वेस्ट करेंगे उतना ही हम टू द पॉइंट टॉपिक पे बात करेंगे, और जितना हम टॉपिक पे बात करेंगे उतनी छोटी वीडियो बनेगी, है ना? आपको देखने में इजी रहेगा. चलिए, ऑल राइट. सो आज हम बात करने वाले सबसे पहले गैस मॉडल की. जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS मॉडल. ये दिया था किसने? हैंस स्ले ने. हैंस स्ले ने ये जो मॉडल है ये दिया था. इन्होंने किया क्या था? इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स पे स्टडी किया था. सो स्टडीड दिस इशू व्हाट? रिगार्डिंग द स्ट्रेस और द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस by subjecting animals to a variety of stressors. बहुत सारे stressors में, situations में basically animals को डाला गया, such as the high temperature, x-rays और insulin injections and all in the laboratory. और कुछ टाइम के लिए इन्होंने किया ये एक्सपेरिमेंट. एंड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? पेशेंट्स को भी ऑब्जर्व किया विद वेरियस इंजरीज एंड इलनेस. अलग अलग इलनेस और इंजरीज वाले पेशेंट्स को हॉस्पिटल में इन्होंने ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो स्ले ने क्या नोटिस किया कि सिमिलर पैटर्न ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्सेस इन ऑल ऑफ देम, एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी. जो पैटर्न थे, सिमिलर पैटर्न थे कि किस तरीके से उनकी जो बॉडी है वो एक स्ट्रेस को लेके रिस्पॉन्स दे रही है. सो वेरी लाइक ह्यूज लेवल ऑफ, हाई लेवल ऑफ सिमिलैरिटी वाज देयर. तो उन्होंने कौन से इन्होंने मतलब पूरे इस जो सिस्टम है, लाइक मॉडल है गैस मॉडल, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, कि हम जनरल सिचुएशंस को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, ये कौन से स्टेजेस होती हैं. तो उन्होंने यहाँ पे 3 स्टेजेस के बारे में बात करी है: अलार्म रिएक्शन, देन रेसिस्टेंस एंड देन एग्जॉशन. ऑलराइट, अब हम इन तीनों स्टेजेस के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं. The first stage is alarm reaction stage. ये स्टेज क्या कहती है? The presence of a noxious stimulus. Noxious मतलब एक नेगेटिव स्टिमुलस की प्रेजेंस या स्ट्रेसर, कोई भी ऐसा स्टिमुलस हो जिससे हमें स्ट्रेस हो सकता है, लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम. डू यू रिमेम्बर मैंने एक HP एक्सिस के बारे में बात करी थी, है ना? ये भी बिल्कुल वैसा ही ट्रैक है जो स्ट्रेस के टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल एक्सचेंज बढ़ जाता है जब हम किसी भी तरीके के स्ट्रेस में होते हैं. ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स स्ट्रेस वाले सिचुएशन में आना चाहिए जनरली, राइट? अब मैं इस टॉपिक को, इसलिए मेरी जो लाइन है इसको याद रखिएगा, मैं इसको आगे लिंक करने वाली हूँ. पहले हम इसको समझते हैं. दिस ट्रिगर्स, ये क्या ट्रिगर करता है? द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी कि स्ट्रेस के सिचुएशन में हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है, बॉडी को कैसे रिस्पॉन्स देना है, ये वो वाले हॉर्मोन्स को रिलीज करता है. ठीक है, यानी कि हॉर्मोन्स हमारी बॉडीली रिस्पॉन्स को गाइड कर रहे हैं. गॉट इट? नाउ द इंडिविजुअल इज रेडी फॉर फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो. 2 सिचुएशंस के लिए जो इंडिविजुअल को ये हॉर्मोन्स तैयार करते हैं. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, यानी कि जब आपके एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेसर आ रहा है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं. गॉट इट? दैट इज द फर्स्ट स्टेज. और इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो रहे हैं. रेसिस्टेंस स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज जो है रेसिस्टेंस स्टेज, इसमें क्या होता है? अगर स्ट्रेस कुछ वक्त तक रुक जाए
if the stress is prolonged, the resistance stage begin. ठीक है, the parasympathetic nervous system calls for more cautious use of the body resources. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है कि बॉडी के जो रिसोर्सेज है उनको देख देख के यूज करना शुरू करता है. इट्स नॉट लाइक एक होता है कि आपने ओके रुकिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. सपोज करें, इस चीज को थोड़ा इमेजिन करना और उसको समझने की कोशिश करना. आपके सामने आपको डॉग फियर है, बहुत ज्यादा डॉग, मतलब कुत्तों से आपको बहुत डर लगता है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आपके सामने एक डॉग आ गया. अब वो कुत्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको डर लगता है. अब आपके सामने छोटा पपी आया है, अलार्म रिएक्शन स्टेज. आप भागेंगे, डरेंगे, उसे दूर करो दूर करो दूर करो, मुझे नहीं पसंद मुझे नहीं पसंद. एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स होगा कि हटाओ, बस इसको हटाओ, दूर हटाओ. जैसे मेरा होता है लिजर्ड को देख के. आई हेट लिजर्ड्स, कॉकरोचेस, तो वो एक जेन्युइन लाइक है. रेप्टाइल से ह्यूमन बींग्स को डर लगता ही है. तो वो देखा आपने डॉग को देख के एक तरीके का रिस्पॉन्स दिया. ठीक है, अब आपको पता है कि आप जहां रह रहे हैं या कुत्ता कुछ दिन तक आपके पास रहने वाला है. तब क्या होगा? एक तो है कि आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए आपको कुत्ते को फेस करना है, तो आपकी बॉडी एक अलर्ट मोड में रहेगी. एक्टिवली वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिव करेगी. आप एक्टिवली, आपकी बॉडी टेंशन से, स्ट्रेसर से फाइट कर रही है. लेकिन जब आपको पता है कि ये जो स्ट्रेसर है ये इन्वायरमेंट में रहेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उस वक्त आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी? उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका, वो क्या करेगा? वो बॉडी के रिसोर्सेज को कॉशियसली यूज करने के लिए बोल देगा. यानी कि भाई देख के यूज करो, ये जो स्ट्रेसर है टाइम के लिए रहने वाला है, तो हमारे जो रिसोर्सेज है ना उसको थोड़ा देख देख के यूज करो, कॉशियस यूज. समझ आया? द ऑर्गेनिज्म मेक्स एफर्ट टू कोप अप विद द थ्रेट. हम कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा मैनेज करें. डॉग फियर को हम थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं एज थ्रू कन्फ्रंटेशन. जैसे भी कन्फ्रंट करने की या उसको काइंड ऑफ मैनेज करने की, उसको अवॉइड करने की हम कोशिश करते हैं. भाई मुझे 5-7 दिन कुछ निकालने हैं इसके साथ. ठीक है, रेसिस्टेंस स्टेज. थर्ड स्टेज, एग्जॉशन स्टेज. आपको पता लगता है कि अब ये कुत्ता यही रहने वाला है, तब आप क्या करेंगे? अब आगे बढ़े. एग्जॉशन स्टेज आ गई है. कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू द सेम स्ट्रेसर, एक ही स्ट्रेसर पे कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर हो रहा है, और या फिर कोई और एडिशनल स्ट्रेसर आ जाता है कि छोटा एक पपी था, थोड़ा मीडियम साइज का, अब उससे छोटा एक और आ गया या उससे बड़ा आ गया. बेसिकली ऐड हो गया स्ट्रेसर, बढ़ गया टेंशन. ड्रेन्स द बॉडी ऑफ इट्स रिसोर्सेज. आपकी बॉडी के अंदर जितना भी फियर के साथ, स्ट्रेस के साथ रिस्पॉन्स, उसको फाइट करने की जितनी भी एबिलिटी थी, वो पूरी ड्रेन हो चुकी है. अब धुल चुके, कुछ भी नहीं बचा आपकी बॉडी के अंदर. सो यू फीलिंग इमोशनली एंड फिजिकली वीक. दैट इज द थर्ड स्टेज एंड लीड्स टू द थर्ड स्टेज ऑफ एग्जॉशन, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉशन, बर्न आउट, जिसको हम कहते हैं ना कि बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा, इसको हटाओ बस यहाँ से. दैट इज इट. आई कैन नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर. दैट इज एग्जॉशन. तो ये ऐसा है, ये मैंने आपको डॉग का सिंपल सा एग्जांपल दिया है. अब ऐसे में डॉग की जगह पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप फेस कर रहे हैं. ठीक है, आप मे बी अब्यूजिव पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, या फिर आपकी पार्टनर्स जो हैं वो अब्यूजिव हो, वेदर इट्स मेल फीमेल जो भी है, कुछ भी हो सकता है ना. आपको ऐसी सिचुएशन में, लाइक आप हॉस्टल में रह रहे हैं, वहां पे बहुत ऐसा नेगेटिव इन्वायरमेंट है, पीजी में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं है. स्ट्रेसर कोई भी हो सकता है. ठीक है, एक लिमिटेड टाइम के लिए है, कुछ देर के लिए हमें उसको फेस करना है, अलार्म रिएक्शन. सेकेंड रेसिस्टेंस स्टेज तब आएगी जब हमें कुछ वक्त के लिए उसको बर्दाश्त करना है कि चलो हम एनी हाउ एनर्जी लगाएंगे, हम चलो थोड़ा टाइम निकालते हैं. एग्जॉशन स्टेज तब आती है जब लास्ट फाइनल स्टेप है कि अब आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है. दैट इज द पॉइंट जब कोई भी इंसान बर्दाश्त कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है, बट द मोमेंट द इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू टॉलरेट, तो वो फाइट बैक करता ही है. एग्जॉशन स्टेज कि बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो सकता, आई जस्ट वांट टू रन आउट ऑफ द सिचुएशन. सो दैट इज एग्जॉशन स्टेज. गॉट इट? ओके, इसकी एक क्रिटिसिज्म है स्लेव्स मॉडल के कि उन्होंने क्या किया है
वेरी लिमिटेड रोल टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बहुत लिमिटेड रोल दिया है, क्योंकि इनका पूरी जो स्टडी थी वो फिजिकल जो रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का उसके ऊपर बेस्ड थी। तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन्होंने चेक ही नहीं किया, बहुत कम उसमें इंपॉर्टेंस दी है। दैट वाज द क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं, स्ट्रेस का हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। करें स्टडी। अब आप देखें, हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इनके बेसिकली क्या काम होता है इम्यून सिस्टम का? जो बाहर से आने वाले हर तरीके के बैक्टीरिया, वायरस और कुछ भी हो बाहर से, मतलब कुछ भी समथिंग आउट ऑफ आवर बॉडी, कोई भी फॉरेनर फॉरेन कुछ भी विदेशी, कुछ भी मतलब आ रहा है आपकी बॉडी में, समथिंग एनीथिंग एक्सटर्नल, बेसिकली उससे फाइट करता है। चाहे वो छोटे से छोटे जर्म्स हों, बैक्टीरियाज हों, वायरस हो, या फिर कोई बहुत बड़ी कोई मेजर डिजीज हो, उससे हमारी बॉडी फाइट करने की एबिलिटी रखती है। लेकिन स्ट्रेस जो है वो धीरे 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 करके हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने लगता है, और छोटी छोटी सी चीजों की वजह से हम परेशान होने लगते हैं। और बहुत सिंपल से, लाइक छोटे से छोटे सर्दी खांसी से फाइट करने के लिए भी हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। वो तब है जब हमारी बॉडी एक लंबे वक्त तक स्ट्रेस में है। अगर हमारी बॉडी स्ट्रेस में नहीं है, या हम एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम खुश हैं, मतलब इन्वायरमेंट चाहे कैसा भी हो, वी आर एबल टू फाइट विद दैट इन्वायरमेंट एंड वी आर हैप्पी, राइट? तो इन दैट केस क्या होता है, आपकी बॉडी में आपको फिर मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। 90% डिजीज को आपकी बॉडी खुद खत्म कर सकती है। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। यस, ये हमारी बॉडी की ब्यूटी है, जो ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगी। हमारी बॉडी जिस भी सिचुएशन में हो, आप कितने भी बीमार हो जाएं, वो अपने आप हील करने की अपने आप को एबिलिटी रखती है, अगर हम अपनी फालतू सी ओवर थिंकिंग को बंद कर लें। क्योंकि ओवर थिंकिंग जब होती है तो हम अननेसेसरी थॉट्स को अपने माइंड में जगह देते हैं, और तब जब वो होता है तो उसकी वजह से हम बहुत नेगेटिव फील करते हैं, बॉडी के ऊपर उस चीज का नेगेटिव असर होता है, और जो डिजीज है वो क्योर होने की बजाय और बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती है। स्ट्रेस जो है कैन कॉज इलनेस बाय इम्पेयरिंग द वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की जो वर्किंग है उसको इम्पेयर करके स्ट्रेस किसी भी तरह की बीमारी को पैदा कर सकता है। द इम्यून सिस्टम गार्ड्स द बॉडी अगेंस्ट अटैकर्स बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। अंदर के भी और बाहर के भी अटैकर्स से हमारी बॉडी को बचाता कौन है, गार्ड कौन करता है, हमारा इम्यून सिस्टम, राइट? साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी इज द टर्म, दिस इज द टर्म, इसको याद रखना है, focuses on the links between the mind, brain and the immune system. हमारे माइंड का, माइंड समथिंग नॉन फिजिकल, इट्स नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन, है ना? माइंड इज समथिंग एल्स, ब्रेन अलग से हमने मेंशन किया है। तो हमारी थॉट प्रोसेस का, हमारे फिजिकल ब्रेन का और हमारे इम्यून सिस्टम का क्या लिंक है, वो डिस्कस करता है कौन, साइको इम्यूनोलॉजी। It studies the effect of stress on the immune system. Got it? अब इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, इस पे हम फोकस करते हैं। हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को। इसको याद रखने की कोशिश करना, मतलब नहीं होता है देन इट्स ओके, बट कोशिश करना। विद इन द इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका CUET में आ सकता है। व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं लिखेंगे, उसमें डायरेक्टली ल्यूकोसाइट्स लिखेंगे, तो इसलिए आपको टर्म्स को याद रखना चाहिए। इम्यून सिस्टम में होती हैं, वो क्या करती हैं, आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज, एंटीजेंस। जो भी एंटीजेंस होते हैं, जो बाहर से फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं, उनको पहचानते हैं कि अच्छा तुम बाहर के हो, तुम जाने पहचाने नहीं हो, और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, सच एज वायरसेस। इट ऑल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और ऐसे ही फाइट करते करते ही हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज को भी प्रोड्यूस करती है। WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स का समझ आया ना? अब हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 3 तरीके की सेल्स होती हैं, T सेल्स,
बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। टी सेल्स क्या करती हैं? डिस्ट्रॉयज इन्वेडर्स, जो बाहर से आने वाली जो भी सेल्स है, नेगेटिव सेल्स मतलब कोई भी वायरस वगैरह है, उसको खत्म करती हैं। टी हेल्पर सेल्स क्या करती हैं? इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। मतलब कि अगर टी हेल्पर सेल्स अगर इनको ऊपर अटैक हो जाए तो क्या हो जाता है, यानी कि बेसिकली HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से एड्स नाम की बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल्स हैं इन्हीं के ऊपर अटैक किया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि बाहर से कोई भी अगर बीमारी हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है तो हम उससे लड़ नहीं पाते। ठीक है, जैसे कि जिसको एड्स अपने आप में ऐसा सच कोई बीमारी नहीं है, लेकिन HIV या एड्स ऐसी चीज है जिसकी वजह से सपोज अगर किसी को HIV है, किसी को भी एड्स हो गया है और उसको फिर सर्दी हो गई है, खांसी जुकाम कुछ भी हो गया है, सिंपल सा कोल्ड हो गया है, बट वो कोल्ड ठीक नहीं हो सकता क्योंकि टी हेल्पर सेल प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, तो उसमें कॉन्टिन्यूस मेडिसिन चलती रहती है कि आपकी टी हेल्पर सेल्स बनती रहे बार बार बॉडी में। इसी की वजह से अगर सपोज कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी ऐसे डिजीज ने पकड़ लिया तो आपकी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एबिलिटी नहीं रखती है। गॉट इट? ओके। बी सेल्स क्या करती हैं? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब आती है बारी नेचुरल किलर सेल्स की। ये क्या करती हैं? ये फाइट करती हैं अगेंस्ट बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर्स। Stress can affect natural killer cells cytotoxicity, which is of major importance in the defense against various infections and cancer. जो नेचुरल किलर सेल की जो साइटोटॉक्सिसिटी है, यानी कि उसकी फाइट करने की जो एबिलिटी है, उसको इफेक्ट करने लगता है डायरेक्टली कौन? स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली हमारी साइटोटॉक्सिसिटी पे इफेक्ट डालता है। उसकी वजह से जो हमारी एबिलिटी है इन्फेक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस और कैंसर जैसी जो डिजीज है उससे फाइट करने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। सो रिड्यूस्ड levels of natural killer cells cytotoxicity have been found in people who are highly stressed. सो लो लेवल ऑफ नेचुरल किलर सेल्स हमें मिलता है, उसके साइटोटॉक्सिसिटी में लेवल कम होना उन लोगों में जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस इज अ स्लो पॉइजन, चिंता मीठा जहर है, चिता के समान है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं। ये सिर्फ कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं। स्टडीज क्या कहती हैं कि इम्यून फंक्शनिंग इज बेटर इन इंडिविजुअल्स रिसीविंग सोशल सपोर्ट। जो जिन लोगों को सोशल सपोर्ट मिलता है, फैमिली से सपोर्ट मिलता है या फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलता है, उनकी इम्यून फंक्शनिंग बेटर होती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज अकम्पनीड बाय नेगेटिव इमोशन। साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है उसमें नेगेटिव इमोशंस साथ में आते ही आते हैं एंड एसोसिएटेड विद बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर आने लगते हैं जैसे डिप्रेशन, हॉस्टिलिटी, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन। ठीक है, ऐसे नेगेटिव इमोशन साथ में आते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में। और पीपल अंडर प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस में बहुत लंबे टाइम तक, आर मोर प्रोन टू इरेशनल फियर्स, बिना बात कर डर, मतलब अननेसेसरी चीजों से डर लगता है इनको, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं या फोबियाज बहुत ज्यादा होने लगता है, एंड मे एक्सपीरियंस फिट्स ऑफ डिप्रेशन, एंगर एंड इरिटेबिलिटी। दौरे पड़ते हैं, सॉरी, यानी कि डिप्रेशन या एंगर के उनको एपिसोड्स होने लगते हैं कि डिप्रेशन में आ गए हैं कोई इंडिविजुअल 2-3 महीने के लिए काइंड ऑफ। तो इस तरह की चीजें आने लगती हैं अगर कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक नेगेटिव स्ट्रेस में है। सो बेसिकली स्ट्रेस इज वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अब कल से हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेस से फाइट कैसे किया जाए। लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, ये लास्ट स्लाइड है आज की। ओके, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस का क्या लिंक है? लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर दैट डिटरमाइन अ पर्सन्स हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि हम किस तरीके से जिंदगी जीते हैं। अब हमारा जिंदगी जीने का तरीका है वो कैसे हम बता सकते हैं कि हमारे डिसीजन और बिहेवियर का क्या पैटर्न है जो हमारी हेल्थ को और हमारी लाइफ की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, राइट? स्ट्रेस इंडिविजुअल्स मे बी मोर लाइकली टू एक्सपोज देमसेल्फ। जो भी इंडिविजुअल स्ट्रेस में रहते हैं
वो अपने आप को ज्यादातर पैथोजेंस को के सामने मतलब लेके आता है, काइंड ऑफ बेसिकली ऐसे पैथोजन वो एजेंट्स हैं जिसकी वजह से किसी भी तरीके की फिजिकल इलनेस होती है। यानी कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से उनको फिजिकल इलनेस हो जाती है। ठीक है। पीपल हु आर स्ट्रेस्ड हैव पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स। वो लोग जो स्ट्रेस में हैं उनकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स यानी कि खाने पीने की जो आदतें हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, and are likely to engage in other health risking behaviors। कोई और भी जो बाकी हेल्थ को रिस्क देने वाले बिहेवियर्स है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स एंड ऑल, इस तरह की एक्टिविटीज में भी ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट, स्टडीज क्या रिवील करती हैं कि हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर लाइक बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, फैमिली सपोर्ट एटसेट्रा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गुड हेल्थ। यानी कि अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए तो आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और फैमिली से भी बना के चलना चाहिए। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको टेंशन होगी, सिर्फ स्ट्रेस होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी तक हमने पढ़ा यानी कि हाफ चैप्टर आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक मोर देन हाफ चैप्टर ऑफ कोर्स। अभी तक हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है, क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या इसका बॉडी पे इफेक्ट होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा। कल से हम पढ़ने वाले हैं कोपिंग के बारे में। कल से हम शुरू करेंगे वो क्लास जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेस अगर है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो। और तब तक के लिए अपने जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको रीड करो, क्योंकि रीडिंग के बिना कुछ नहीं होगा, एग्जाम में आप नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। तो टॉपिक्स को रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इधर इन कमेंट सेक्शन और ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म, लेट्स हैव अ डिस्कशन, राइट। चलिए, ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।